हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रीन केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम अभी आने वाला है दिसंबर में, जिसमें ग्रीन केमिस्ट्री से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अप्रॉक्स 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि उस एग्जाम में देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से। तो जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं लास्ट 10 साल में, जैसे कि 2014 में हुआ था, 2020 में हुआ था और 2023 में आरपीएससी का एग्जाम हुआ था, तो उन तीनों एग्जामों में ग्रीन केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन पे जाने से पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं ग्रीन केमिस्ट्री का क्या है। तो ग्रीन केमिस्ट्री का आरपीएससी ने जो सिलेबस दिया है एग्जाम के लिए वो है प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो टोटल 12 प्रिंसिपल होते हैं ग्रीन केमिस्ट्री के। उनको आपको डिटेल में पढ़ना होगा क्योंकि वहीं से सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। ग्रीन रिएजेंट एंड ग्रीन सिंथेसिस, ये 3 छोटे छोटे से टॉपिक हैं जो ग्रीन केमिस्ट्री में आपको पढ़ने होते हैं आरपीएससी के एग्जाम के लिए। तो अब आते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। हु डेवलप्ड हु डेवलप्ड 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल किसने दिए? पॉल एनास्टस एंड जॉन सी वार्नर ने। तो ये इसका आंसर है। और कौन कौन से 12 प्रिंसिपल है वो आपके सामने स्लाइड पर आई हैव शोन। तो आप लोग इसको पॉज करके देख सकते हैं कौन कौन से 12 प्रिंसिपल हैं। प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट रादर देन ट्रीटिंग वेस्ट। आपको वेस्ट को ट्रीट करने के बजाय कोशिश करनी चाहिए कि वेस्ट कम से कम हो या फिर वो रोक रोक दिया जाए पूरी तरह से, पॉसिबल है तो, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट रादर देन ट्रीटिंग वेस्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट है एटम इकोनॉमी का। तो रिएक्टेंट में जितने भी रिएक्टेंट, जैसे कि आपने लिए कोई भी, जैसे CH4 ले लिया, O2 लिया और कुछ बनाया है प्रोडक्ट, तो इस प्रोडक्ट में सारे रिएक्टेंट का जितना भी एटम है वो सब उस प्रोडक्ट में हो। तो इस तरह से कितना परसेंटेज एटम्स प्रोडक्ट में है, तो इस बेसिस पे एटम इकोनॉमी यहाँ पे कैलकुलेट की जाती है। तो कोशिश की जाती है कि 100% एटम इकोनॉमी आए। इसका मतलब है 100% एटम आपके प्रोडक्ट में हो रिएक्टेंट वाले, ठीक। यूज ऑफ लेस हैजार्डस केमिकल सिंथेसिस। हमको कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हैजार्डस सिंथेसिस हमारा हो, लेस हैजार्डस केमिकल का सिंथेसिस हम करें, ठीक है। डिजाइनिंग सेफर केमिकल एंड प्रोडक्ट। हमको ऐसे केमिकल और प्रोडक्ट डिजाइन करने चाहिए जो सेफ हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है। यूज ऑफ सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरी। हमको रिएक्शन में सेफ सॉल्वेंट यूज करनी चाहिए, उनको ग्रीन सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। ग्रीन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सेफ सॉल्वेंट जो है वो है ग्रीन सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स है, नेचुरल सॉल्वेंट होते हैं कुछ, ठीक है। तो एनर्जी इफिशियंसी का हमको ध्यान रखना चाहिए। प्रीफर एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे कि मैक्सिमम रिएक्शन देखेंगे केमिस्ट्री में कि हाई टेम्परेचर पे लगाती जाती है स्टीरिंग के लिए, ठीक है। तो उसके बजाय हम टेक्निक अपना सकते हैं, जैसे कि माइक्रोवेव माइक्रोवेव का यूज करके भी हम लोग रिएक्शन करवाएं तो कम समय में रिएक्शन हो जाती है और एनर्जी इफिशियंट रिएक्शन होती है, ठीक है। यूज ऑफ रिन्यूएबल फीडबैक्स। हमको ऐसे रिएक्टेंट यूज करने चाहिए रिएक्शन में जो रिन्यूएबल हों, रिन्यूएबल सोर्स से हमको मिलते हैं, ठीक है। रिड्यूस डेरिवेटिव्स अवॉइड प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन, ठीक है। कैटालिसिस ओवर स्टोइकियोमेट्रिक रिएजेंट। कैटालिसिस का यूज करना चाहिए ओवर स्टोइकियोमेट्रिक रिएजेंट्स के अगेन, ठीक है। तो कैटलिस्ट यूज करना एक ग्रीन केमिस्ट्री के पर्पज से अच्छी बात है। डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन। हमको ऐसे केमिकल डिजाइन करने चाहिए जो बायोडिग्रेडेबल हो, ना कि इन्वायरमेंट में वो सस्टेन करें, ठीक है। और हमें रियल टाइम एनालिसिस फॉर पॉल्यूशन प्रिवेंशन का भी ध्यान रखना है। कोई भी हम सिंथेसिस कर रहे हैं तो वहाँ पर रियल टाइम एनालिसिस होना चाहिए कि ये स्पीसीज कितना पॉल्यूशन कर रही है, ठीक है। पॉल्यूशन का लेवल क्या है, कितना सेफ है, कितना हैजार्डस है, ये सब हमको रियल टाइम एनालिसिस होना चाहिए। लास्ट प्रिंसिपल है 12th, इनहेरेंटली सेफर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। हमको केमिस्ट्री में सिंथेसिस करना है तो सेफ सिंथेसिस करना है, एक्सीडेंट से बच सके जिससे हम। तो ये 12 प्रिंसिपल है ग्रीन केमिस्ट्री के। जब इस पीवाईक्यू के बाद मेरा ग्रीन केमिस्ट्री का क्लास आएगा तो हम लोग इन सारे प्रिंसिपल को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन 1996 डो केमिकल won the greener reaction conditions award for।
तो किस चीज़ के लिए दो केमिकल्स को ग्रीन रिएक्शन कंडीशन अवार्ड मिला? तो इसका आंसर है यूज ऑफ 100% CO2 ब्लोइंग एजेंट फॉर पॉलीस्टाइरीन फॉर्म प्रोडक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही इसका करेक्ट आंसर है। इसी के लिए दो केमिकल को 1996 में ग्रीन रिएक्शन कंडीशंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है द ह्यूमन इम्पैक्ट कॉल्ड आईपैट फॉर्मूला इज। आईपैट का मतलब होता है आई इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें आई इज इक्वल टू होता है इंटू पी इंटू ए इंटू टी। ठीक है, आई का मतलब है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। ठीक है, तो इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इन्वायरमेंटल का, तो आई इज इक्वल टू इम्पैक्ट के लिए रिप्रेजेंट होता है, पी पॉपुलेशन के लिए है यहाँ पे, और ए इज फॉर एफ्लुएंस, ठीक, एंड टी इज फॉर टेक्नोलॉजी। तो इसका मतलब है कि सपोज कोई भी प्रोडक्ट है, उसका इन्वायरमेंटल पे क्या इफेक्ट आएगा, तो ये डिपेंड करता है, टोटल इम्पैक्ट जो आई है वो डिपेंड करता है एक तो पॉपुलेशन पर। पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा उस प्रोडक्ट को यूज कर रही होगी, तो उस वो कंट्रीब्यूट करेगा एनवायरनमेंट को, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, और तो इम्पैक्ट भी उसका उतना ही ज़्यादा आएगा। ठीक है, या इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट किस की नेचर क्या है और किस तरह की टेक्नोलॉजी इसको बनाने में यूज हुई है। ठीक है, तो एफ्लुएंस का मतलब होता है पर कैपिटा कंजम्पशन कितना हो रहा है उस प्रोडक्ट का। ठीक है, पर कैपिटा कंजम्पशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन जो वहाँ पे है, तो वहाँ पे पर पर्सन कितना अमाउंट उस प्रोडक्ट का यूज कर रहा है। और टी फॉर टेक्नोलॉजी, तो उस प्रोडक्ट को बनाने में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो कितनी हजारडस है, कितनी इको फ्रेंडली है, कितनी ग्रीनर है वो इस, ठीक है, उसी से डिसाइड होगा कि वो इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट डालेगी। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर हैं जो इन्वायरमेंट पर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो इन्हीं तीनों का कॉम्बाइंड इफेक्ट जो टोटल इफेक्ट है वो होता है इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। ठीक, तो इम्पैक्ट किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, पॉपुलेशन, एफ्लुएंस, टेक्नोलॉजी। ये तीन फैक्टर हैं जो इम्पैक्ट करेंगे एनवायरनमेंट को। और आईपैड फार्मूला जो है वो यहाँ पे पॉल एरलिक ने दिया था और जॉन होल्ड्रेन ने दिया था इन 1970s में। ये आपको याद रखना है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपने देखा था कि 12 प्रिंसिपल के 12 जो प्रिंसिपल हैं वो किसने दिए थे, साइंटिस्ट का नाम पूछा था, तो आईपैड फार्मूला किसने दिया ये भी पूछ सकता है। पॉल एरलिक एंड जॉन होल्ड्रेन ने इन 1970s में इस फॉर्मूले को दिया, जो डिस्क्राइब करता है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट फॉर ग्रीन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। अवॉइड वेस्ट, सही बात है, वेस्ट करना हमको अवॉइड करना चाहिए। यूज रिन्यूएबल मटेरियल, ये भी सही बात है, रिन्यूएबल एनर्जी या रिन्यूएबल मटेरियल का यूज करेंगे तो सही रहेगा एनवायरनमेंट के लिए भी। यूज स्टोइकियोमेट्रिक रिएजेंट रादर देन कैटलिस्ट, तो ये है गलत स्टेटमेंट। हमें कैटलिस्ट प्रीफर करना चाहिए ओवर द स्टोइकियोमेट्रिक रिएजेंट। ठीक है, तो कैटलिस्ट का यूज करना ग्रीन केमिस्ट्री के लिहाज से एक अच्छी बात है। रिड्यूस एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट सिंथेसिस में जितनी कम हो उतना अच्छी बात है। तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा, ग्रीन सिंथेसिस के लिए ये इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज नॉट यूज्ड इन द ग्रीन सिंथेसिस। कौन सा मटेरियल ग्रीन सिंथेसिस में यूज नहीं होता है, तो वाटर ग्रीन सिंथेसिस में यूज होता है, H2O2 भी ग्रीन सिंथेसिस में यूज होता है। ठीक है, अब अमोनिया और DCM, अमोनिया को आप पार्शियली ग्रीन कह सकते हो, ये कम्प्लीटली ग्रीन तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसका वेपर भी बनता है, थोड़ा टॉक्सिक भी होता है अमोनिया। तो पार्शियल ग्रीन कह सकते हैं, क्योंकि इसका कुछ स्पेशल कंडीशन में, एक तो ग्रीन किस सिद्धांत का कह सकते हैं कि एक तो कार्बन फ्री है, तो CO2 इवॉल्व नहीं होगी इन्वायरमेंट में से। ठीक है, और दूसरा इसका स्पेशल कंडीशन में रिसाइक्लेबल भी होता है। तो इस इन दो बेसिस पे तो इसको हम पार्शियली ग्रीन सॉल्वेंट कह सकते हैं, क्योंकि टॉक्सिक भी होता है, फुली ग्रीन तो नहीं। लेकिन जो DCM होता है
ये हाईली टॉक्सिक भी होता है, कैंसरस भी होता है, वेपर भी बनती है, तो ये बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है? तो DCAM का यूज़ ग्रीन केमिस्ट्री में अवॉइड किया जाता है क्योंकि ये ग्रीन सॉल्वेंट नहीं है। ये हाईली हैज़ार्डस केमिकल है, कम से कम यूज़ करना चाहिए इसको। तो आंसर इसका यही होगा, ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ग्रीनर सिंथेटिक प्रैक्टिस? कौन-सी ग्रीनर सिंथेटिक प्रैक्टिस नहीं है? तो रिएक्शन डन इन माइक्रोवेव एज़ कंपेयर टू कन्वेंशनल मीन्स। तो कन्वेंशनल मील क्या होते हैं कि स्टीरर होते हैं, हीटिंग हॉट प्लेट ओवन होते हैं, उन पे हम लोग रिएक्शन करवाते हैं हाई टेम्परेचर पे। तो इसके बजाय हमको माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए रिएक्शन के लिए। तो ये ग्रीनर सिंथेटिक अप्रोच है, ठीक है? रिएक्शन डन फोटोकेमिकली रादर देन थर्मली। फोटोकेमिकली जो रिएक्शन होते हैं वो लाइट का यूज़ करती हैं एज़ कंपेयर टू नॉर्मल कन्वेंशनल हीटिंग मेथड्स, ठीक है? तो ये भी ग्रीनर मेथड है क्योंकि ये लाइट एनर्जी का यूज़ कर रहा है, सनलाइट का भी कर रहा है, ठीक? यूज़ ऑफ वाटर एज़ ए सॉल्वेंट। वाटर ग्रीन सॉल्वेंट होता है, तो ये भी ग्रीन प्रैक्टिस है, ठीक है? तो अब बचता है सॉफ्ट जिलेट एक्सट्रैक्शन एंड वैक्यूम आइसोलेशन। ये यहाँ पे ग्रीन प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है? तो यही आंसर होगा। क्यों ग्रीन प्रैक्टिस नहीं है? कि सॉफ्ट जिलेट एक्सट्रैक्शन में हम लोग कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट टॉक्सिक होते हैं, ग्रीन सॉल्वेंट तो नहीं होते वो। तो इसलिए और वैक्यूम आइसोलेशन क्यों ग्रीन नहीं है? क्योंकि वैक्यूम पंप को चलाने के लिए एनर्जी की चाहिए, तो हाई एनर्जी कंजम्पशन होता है। तो इसलिए ये फोर्थ ऑप्शन है, ये ग्रीन अप्रोच नहीं है अपनी। तो आंसर यही फोर्थ हो जाएगा अपना, बाकी 3 जो हैं ग्रीन सिंथेसिस के लिए प्रैक्टिस मानी जा सकती है, ठीक? नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम इकोनॉमी वाज डेवलप्ड बाय। तो फर्स्ट ऑप्शन इज पॉल एनास्टस, थर्ड ऑप्शन इज जॉन बार्नर। ये तो आप जानते हैं कि जॉन बार्नर और एनास्टस ने तो 12 प्रिंसिपल दिए थे ग्रीन केमिस्ट्री के। अब बचते जोसेफ ब्रीन और बैरी ट्रोस्ट। तो किसने दिया एटम इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट? बैरी ट्रोस्ट ने। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, बैरी ट्रोस्ट ने यहाँ पे एटम इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज नॉट कंसिडर्ड ए ग्रीन सॉल्वेंट? ऐसा कौन सा सॉल्वेंट है जो ग्रीन सॉल्वेंट नहीं है? तो यहाँ पे बेंजीन जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो बेंजीन यहाँ पे ग्रीन सॉल्वेंट नहीं है। बाकी एथेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, इथाइल लैक्टेट, ये तीनों ग्रीन सॉल्वेंट होते हैं। बेंजीन कार्बन कंटेनिंग सॉल्वेंट होता है जिसमें C6H6, और ये टॉक्सिक केमिकल है, तो इसको हम लोग ग्रीन सॉल्वेंट की सीरीज में नहीं रखते, ठीक है? तो अवॉइड करना चाहिए इस तरह का केमिकल यूज करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेंजीन, ठीक है? बाकी के 3 ग्रीन सॉल्वेंट में आ जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज बेटर टू अलाउ। आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज इन द एग्रीमेंट विद ग्रीन प्रिंसिपल। जो 12 प्रिंसिपल है ग्रीन केमिस्ट्री के, उसके एग्रीमेंट में कौन सा स्टेटमेंट है, पहला आया दूसरा आया, दोनों है, ठीक है? इट इज बेटर टू अलाउ वेस्ट फॉर्मेशन देन टू ट्रीट और क्लीन अप। ये कह रहा है कि वेस्ट फॉर्मेशन को अलाउ कर दिया जाए, ये अच्छा है, बजाय इसके कि उसको ट्रीट किया जाए। तो ये तो गलत बात हो गई ना भाई। हम वेस्ट क्यों क्रिएट करें? वेस्ट क्रिएट करेंगे तो इन्वायरमेंटल को हजारडस होगा वो। तो कम से कम वेस्ट हमको क्रिएट करना चाहिए, या फिर नहीं करें तो अच्छा है। तो प्रिवेंट वेस्ट, ठीक है? हमको प्रिवेंट करना चाहिए वेस्ट फॉर्मेशन को। इट इज सेकंड स्टेटमेंट है क्या है? इट इज बेटर टू प्रिवेंट वेस्ट देन टू ट्रीट और क्लीन अप वेस्ट आफ्टर इट इज फॉर्म। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है? तो ये ग्रीनर अप्रोच है कि हमको वेस्ट का फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना है, वेस्ट हमको कम से कम क्रिएट करना है, बजाय ट्रीट करने के लिए और क्लीन करने के अलावा, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, ये ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं है। केवल दूसरा ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, ठीक है? तो आंसर इज वन ओनली, नो, बी ओनली, यस। तो यही आंसर होगा, ठीक है? तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके साथ आपके ग्रीन केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे 1 बाय 1 करके सारे डिस्कस कर लिए हैं, और कोई भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है, मेरी जितनी भी नॉलेज है उसके बेसिस पर, ठीक? अब आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा कि ग्रीन सॉल्वेंट से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट आपके लिए बनाई है ग्रीन सॉल्वेंट्स की। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के सॉल्वेंट होते हैं,
तो यहाँ पे सॉल्वेंट की कैटेगरी फर्स्ट कॉलम में आपके लिए दी गई है, दूसरी कॉलम में सॉल्वेंट और तीसरे में सोर्स एंड नोड्स, उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो जैसे कि वाटर ग्रीन सॉल्वेंट होता है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की कैटेगरी आती है ग्रीन सॉल्वेंट की, तो उसमें सुपर क्रिटिकल CO2, सुपर क्रिटिकल वाटर, दोनों ग्रीन सॉल्वेंट होते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब तीसरी कैटेगरी आती है आयनिक लिक्विड्स की। आयनिक लिक्विड्स भी ग्रीन सॉल्वेंट होते हैं, जिसमें यहाँ पे दो BMIM और EMIM, दो ग्रीन सॉल्वेंट दिए गए हैं। ठीक है, और इनका क्या यूज होता है ये, या इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो कॉलम सी में दी गई है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और चौथी कैटेगरी है डीप यूटैक्टिक सॉल्वेंट, इसमें कोलिन क्लोराइड प्लस यूरिया, कोलिन क्लोराइड प्लस ग्लिसरॉल ग्रीन सॉल्वेंट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और बायो वेस्ट सॉल्वेंट भी ग्रीन सॉल्वेंट होते हैं, जिसमें यहाँ पे आपको एथेनॉल, इथाइल लैक्टेट, ग्लिसरॉल, लाइमोनिन, 2 मिथाइल टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, 2 मिथाइल THF, गामा बेलिरियो लैक्टोन, GBL, DMC डाई मिथाइल कार्बोनेट, पॉलीइथाइनिल ग्लाइकॉल, PEG, ये सब जो बायो वेस्ट सॉल्वेंट थे DMC तक। ठीक है, तो एथेनॉल से DMC तक के जो सॉल्वेंट है ये बायो वेस्ट ग्रीन सॉल्वेंट है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, PEG जिसको बोलते हैं, ये भी ग्रीन सॉल्वेंट होता है। और सुपर क्रिटिकल सब क्रिटिकल एल्कोहल, जैसे कि मेथेनॉल और एथेनॉल, यहाँ पे सुपर क्रिटिकल एल्कोहल होते हैं। ठीक है, जो एग्जाम्पल है इसके ग्रीन सॉल्वेंट के। और कुछ नेचुरल सॉल्वेंट लाइक टर्पीन्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स, टर्पीन्स में लाइमोनिन, पाइनिन, और वेजिटेबल ऑयल में सोयाबीन और कैस्टर, ये ग्रीन सॉल्वेंट का काम करते हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग गो थ्रू हो जाइए, एक बार 2-3 बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे पॉज करते हैं, अगले कुछ वीडियोस में हम लोग ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल्स को देखेंगे, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं डिटेल में देखेंगे इनको, और ग्रीन रिएजेंट और ग्रीन रिएक्शंस के बारे में भी हम ग्रीन सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो इतना पढ़ लेंगे तो ग्रीन केमिस्ट्री का टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा, सारे क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि बहुत लॉ लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हमको टॉपिक पढ़ना जरूरी है, तभी वो हम लॉ लेवल के क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज हम छू भी नहीं पाएंगे उनको। तो थैंक यू सो मच, आपने पैसेंस बनाए रखा है यहाँ पे और वीडियो को अंत तक देखा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच अगेन।